गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र जैन पाली से फिजिक्स लेक्चरर आपके लिए आरपीएससी 2018 व्याख्याता भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेके आया हूं। और आज इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं। एक, सहमति पत्र और वरीयता पत्र में कौन सा वर्ग और चयन वर्ग भरना है। दूसरा पॉइंट है एनओसी, जो पहले से राजकीय सेवा में हैं उन्हें एनओसी में कई जानकारी चाहिए गई है, वह जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कहीं आप काउंसलिंग से वंचित ना रह जाएं। बात को ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप शायद काउंसलिंग से वंचित ना रह जाएं। और चौथा पॉइंट, एकल महिला शपथ पत्र, उसमें क्या लिखवाना है, उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी। इन चारों के लिए मैं एक आज का वीडियो लेके आया हूँ। बात करते हैं पहले पॉइंट की, वर्ग और चयन वर्ग। आपको जो सहमति पत्र में, वरीयता पत्र में भरना है वर्ग और चयन वर्ग, उसको ध्यान से समझिएगा। सपोज आप मान लीजिए कि जनरल वुमेन हैं, यानी आपने इस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है। अब हो सकता है आपके जो मार्क्स आए हैं वो जनरल मेल की कैटेगरी से भी ज़्यादा आए हैं, आपके मार्क्स जनरल मेल की कैटेगरी से भी ज़्यादा हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका वर्ग तो होगा जनरल वुमेन, परंतु चयन वर्ग, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है किसमें, जनरल मेल में, तो ये होगा आपका वर्ग और ये होगा चयन वर्ग। इसी को एक और उदाहरण से समझिए। सपोज आप ओबीसी मेल हैं, ये आपने फॉर्म लगाया है और इसी के आधार पर आपने अप्लाई किया है ओबीसी मेल, परंतु आपका नंबर जो मेरिट नंबर है वो मेरिट नंबर सपोज 2 है और आप जनरल मेल की सीट पे स्टैंड कर रहे हैं, तो आपका चयन वर्ग क्या हो जाएगा, जनरल मेल। दूसरा पॉइंट है एनओसी। याद रखिए, यदि आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं, उस स्थिति में आपको डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी। और मैं मानता हूं कि आपने शायद एनओसी के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था और आप एनओसी ले चुके हैं, तो जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें एनओसी लेनी होगी। मेरे पास एक सैंपल आया था जिसमें ये लिखा गया था, पाली के डीडी द्वारा जारी हुआ था, निम्न वरिष्ठ अध्यापकों ने आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति चाहिए है, अतः विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके नीचे 3 से 4 नाम दिए गए हैं। बात यह है कि उसके नीचे की तरफ एक लाइन और लिखी हुई है, यदि उपरोक्त वरिष्ठ अध्यापक का चयन उनके नाम के सामने अंकित सेवा में हो जाता है तो उन्हें विभाग छोड़ने से पूर्व विभाग से पुनः अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। तो बात को समझिएगा, आप क्योंकि पहले से शिक्षा विभाग में हैं और अभी भी प्रथम श्रेणी व्याख्याता बनने के बाद भी शिक्षा विभाग में ही रहेंगे। मेरी वहाँ के यूडीसी जो होते हैं, ओए साहब होते हैं, उनसे बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है क्योंकि उनका विभाग सेम रहने वाला है, अतः आपको पुनः एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। पर उन्होंने कहा यदि आप कॉलेज में जाते या किसी अन्य डिपार्टमेंट में, जैसे कृषि विभाग या फिर तहसील विभाग या आईएएस, तो क्योंकि वहाँ आपका विभाग बदल जाता तो आपको एनओसी पुनः लेने की आवश्यकता है। पर क्योंकि आप शिक्षा विभाग में ही जा रहे हैं, अतः आपको अब पुनः एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं। तीसरा पॉइंट में लेकर आया हूँ कि कहीं आप काउंसलिंग से वंचित ना रह जाएं। बात को ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन सब्जेक्ट की काउंसलिंग होनी है मैं उनका एक एक करके बताऊंगा आपको। जैसे राजनीति विज्ञान, जिसकी काउंसलिंग 15 से 18 को रखी गई है, और पहले दिन 1 से 200, दूसरे दिन 201 से 400, तीसरे दिन 401 से 600 और चौथे दिन 600 से ज़्यादा वालों को बुलाया है। ध्यान रखना, ये मेरिट नंबर नहीं है, बल्कि ये आपका वरीयता नंबर है। मेरिट नंबर और वरीयता में फ़र्क समझिएगा। जैसे कोई विडो कैटेगरी की महिला है या डाइवोर्स लेडी है या वो फिजिकली हैंडीकैप है, हो सकता है उनकी रैंक यहाँ पे 650, 700 या 800 भी हो, ये उनकी रैंक हो सकती है। पर आपको याद दिला दूं कि आपसे वरीयता जो होती है वह वरीयता इन सभी की सबसे पहले आएगी कि हैंडीकैप सबसे पहले जाने वाला है, यानी भले उसकी रैंक 800 है
पर वो 1 से 50 में, 30 में, 20 में सेलेक्ट होने वाला है। ऐसे ही वीडियो जिसकी रैंक तो 650 है, परंतु वह भी टॉप 100 में शामिल होगी। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, स्पेशली डाइवोर्स कैटेगरी महिला या विडो कैटेगरी महिला या पीएच या भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक का तो बाद में नंबर आता है, पर ये 3 स्पेशली और एकल महिलाएं, ये मान के चलिए कि आपकी काउंसलिंग फर्स्ट डे ही होगी। ये आप जरूर मान के चलें, भले आपकी रैंक कम है परंतु आपकी काउंसलिंग पहले दिन ही हो जाएगी। और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊं तो जो राजनीति विज्ञान है उसमें मैंने जो आंकड़े कलेक्ट किए हैं उसमें 74 प्लस 35, ये 74 तो विडो एंड डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं और 35 हैं जो विकलांग कैटेगरी में, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं वो अभ्यर्थी। यानी कि देखिए 109 स्टूडेंट्स तो, कैंडिडेट्स तो वही हैं जिनकी वरीयता क्रमांक निश्चित रूप से 1 से 100 के बीच होगी। अगले जो एकल महिला का नंबर आएगा वो लगभग 80 से 90 या 100 महिलाओं का ही आ पाएगा। तो आप यह डिसाइड कर लेना, देख लेना कहीं आप इससे चूक ना जाएं। साथ ही साथ आपको, क्योंकि मेरिट क्रमांक भी आरपीएससी के द्वारा थोड़ा बाद में जारी किया जा रहा है जो वरीयता क्रमांक है, इसलिए ध्यान रखना कि ये 109 अभ्यर्थी पहले दिन ही वरीयता में आएंगे। तो कहीं यूं ना हो कि आप पीछे भरोसे बैठे रहें कि मेरा तो 600 से 800 के बीच नंबर है तो मैं अब काउंसलिंग में जाऊं। आपको पहले दिन ही काउंसलिंग में जाना है। तो कृपया सभी के सभी ध्यान रखिएगा कि आपको, मैं आपको फिर एक बार इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा सीट अलॉटमेंट के बारे में, क्योंकि आज जो काउंसलिंग हो रही है ज्योग्राफी की, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि कैंडिडेट्स को रात को 1 बजे के लगभग वैकेंट सीट का पता चला था। उन्हें पता ही नहीं था इससे पहले वैकेंट सीट कहाँ है। और इवन जब मेरे कांटेक्ट हुए तो पता चला कि जयपुर की एक भी सीट को ओपन नहीं किया गया, कोई सीट ओपन नहीं है। झुंझुनू की एक भी सीट ओपन नहीं है। इसका मतलब एकदम सुबह उठते हैं और उन्हें पता चलता है कि हम जिस जिले से सेलेक्ट हैं और हम वहाँ की सीट लेना चाह रहे हैं पर वहाँ की कोई सीट ही उपलब्ध नहीं है। तो प्लीज़ आप साला दर्पण से, आपके कांटेक्ट में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो उनके साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन आईडी से सबसे पहले आप पता कीजिए कि कहाँ कहाँ वैकेंट पोस्ट हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि ये वैकेंट पोस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाई जाए। जैसे साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पे वैकेंट पोस्ट दिखाई जा रही थी, परंतु आज सुबह जब ज्योग्राफी की लिस्ट आई रात को तो उसमें जयपुर झुंझुनू की सीटें शो नहीं की गई हैं। तो मैंने जो पहले भी वीडियो में कहा था, आप प्लीज़ वैकेंट सीट जो भी देवें उसका प्रिंट आउट ले लें और उस प्रिंट आउट को लेके ढंग से डिसाइड करें कि आपको कौन सी जगह लेनी है। क्योंकि ध्यान रखना 2 साल प्रोबेशन में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा और इसके बाद भी पता नहीं वो ट्रांसफ़र की लिमिट कब खुलती है। ध्यान पड़ा 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, और उसके बाद भी ट्रांसफ़र होने की कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, सीट का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा, उसका प्रिंट आउट जरूर लें, उसके पैसे का लालच ना करें। कई जने सोचते हैं कि सर 30 पेज हैं और एक पेज का कई जने 10 रुपये के हिसाब से लेते हैं 300 रुपये। पर आप ये सोचिए जब एक बहुत दूर प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ 1 दिन का आने जाने का किराया आपका लग जाएगा, नहीं तो 2 दिन का किराया लग जाएगा। पर अगर आपने ये प्रिंट आउट निकाल ली तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि हाँ ये सीट नहीं ले सका तो अब कौन सी सीट लूँ, हाथ में रहेगा। और एक होता है हम मोबाइल में देखें पैसे बचाने के चक्कर में, पर मोबाइल में हम ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि आप उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। पॉइंट, एकल महिला शपथ पत्र। कई जनों की एक क्वेरी आ रही है कि सर हमें इसमें क्या लिखवाना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये लिखाना है कि मैं घोषणा करती हूँ कि अभी तक अविवाहित हूँ, आज दिनांक तक। ये दिनांक भी लिख दें, उसमें मेंशन कर दें कि आज दिनांक तक मैं अविवाहित हूँ। दूसरा पॉइंट ये भी लिख दें कि विवाह होने पर मैं शपथ पत्र प्रस्तुत कर दूंगी, प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दूंगी। तीसरा पॉइंट उसी में लिखवा लें कि भविष्य में भी मैं 2 या 2 से अधिक संतान नहीं करूंगी। और चौथा पॉइंट लिखवा दें मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है। इन चारों पॉइंट को उस एफिडेविट में 50 रुपये में मेंशन करवा दें।
धन्यवाद। मैं राजेंद्र जैन पाली से आपके लिए आगे भी ऐसे ही न्यूज़ लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।